दोस्तों, लाइब्रेरी में हाजिर हूँ एक नई किताब लेकर। ये किताब पिछले 2 हफ्ते से मेरे मुताले में रही। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजर सिचुएशन। लाइक फ़िलासफ़ी का क्या रोल है, ना सिर्फ यूजुअल इश्यूज़ में लाइफ की जो होती हैं रेगुलर इश्यूज़, बल्कि बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही मुश्किल मराहिल में भी। ज्यूल सैवन की किताब है। ये ख़ुद राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और ब्लॉगर हैं। बड़े मैगज़ीन्स में लिखते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, टाइम्स है, स्पेक्टेटर है, एऑन है। लंदन फ़िलासफ़ी क्लब जो है उसके हेड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ़िलासफ़ी क्लब है और सेंटर ऑफ इमोशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उसे रन करते हैं। ये किताब पर्टिकुलरली जो है वो बड़ी मारूफ, बड़ी पॉपुलर किताब रही अपने दौर की। 2013 में छपी थी, 19 कंट्रीज़ में पब्लिश हुई थी। टाइम्स बुक ऑफ द ईयर ऑफ 2013 इसको ऑनर मिला था। बेसिकली इस किताब के अंदर उन्होंने एंशिएंट फ़िलासफ़ी के जो मेजर स्कूल्स थे, यानी सोक्रेटिक कैफ़े और स्टोइक आर्मीज और एपिक्यूरियस कम्यून, उसको और मॉडर्न दौर की जो कॉग्निटिव थेरेपी है उससे मर्ज किया था और बताया था कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से पुरानी फ़िलासफ़ी जो है कितने बड़े बड़े मसाइल के लिए यूज़ हो जाती थी और मॉडर्न फ़िलासफ़ी किस हद तक अब एपॉलिटिकल हो गई है और सिमट गई है। लेकिन गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हमें जो कुछ भी हमें मिला है वो सब के सब एंशिएंट फ़िलासफ़ी से ही मिला है। तो एक ब्लेंडेड सिचुएशन ज़रूर है, मगर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से फ़िलासफ़ी कितने बड़े बड़े सवालों के जवाब देती है। इस लिहाज से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो इसे हम डिस्कस कर लेंगे। 7-8 मेजर कीज़ निकाल ली हैं मैंने, इसमें से मेजर पॉइंट्स निकाल लिए हैं, वो हम देख लेंगे। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ और रिव्यू भी कर लें। ये एलन डी बॉटम की किताब थी, ग्रेट थिंकर्स के नाम से, और ये किताब बड़ी फ़िलासफ़ी के हवाले से थी, बड़े थिंकर्स के हवाले से थी कि वो कौन से फ़िलासफ़र्स, कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने ज़िंदगी को या पूरी दुनिया को 360 डिग्री पे चेंज कर दिया। इट्स काइंड ऑफ लाइक पूरे का पूरा सोचने का अंदाज़ ही बदल दिया। दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई उनके बाद से। तो इसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने स्टोइसिज्म की बात की थी कि स्टोइसिज्म जो है वो 300 क़ब्ल मसीह में आया था और बड़ी सेकुलर फ़िलासफ़ी थी। हालांकि ये वही दौर था जहाँ जिस दौर के आसपास ही बुद्धिज़्म भी फैला हुआ था और हिंदुज़म भी फैला हुआ था और अपने मोनोथिज़्म और अपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़हब और दूसरे मज़ाहिब भी, तो ये सब फैले हुए थे। मगर साथ ही ये सेकुलर फ़िलासफ़ी भी ऑन द साइड चल रही थी और ये और तरह से सलूशन दे रही थी मज़हबी फ़िलासफ़ी के बिल्कुल हवाले से मुख्तलिफ। वो बता रही थी कि वर्च्यूज़ का मतलब क्या है, वो बता रही थी कि अखलाकियात का मतलब क्या है। ये फ़िलासफ़ी बता रही थी कि अखलाकियात का मतलब गलत और सही की तमीज़ करना है बस। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि द डिफरेंस बिटवीन द विच इज़ राइट, विच इज़ रॉन्ग, देन यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। तो ये जबकि या इसी तरह बहुत मेजर डिफरेंस आपको नज़र आता है कि बुद्धिज़्म जो है अगर कर्मा की बात कर रहा था, कह रहा था कि ख्वाहिश को मारो, तो ये कहते हैं नहीं, ख्वाहिश को मारने की ज़रूरत नहीं है, इम्पल्स को मारने की ज़रूरत नहीं है, मार भी नहीं सकते। इन्होंने कहा था कि एक्शन के ऊपर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर फ़र्ज़ करो कि तुम कोई, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि आप कोई हीरो बनना चाहते हैं किसी फिल्म में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मैं हीरो बनने गया और अगर फ़र्ज़ करें कि फ़िल्म फ्लॉप हो गई और मैं ज़ीरो हो गया और मैं बिल्कुल स्ट्रीट पर आ गया तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसा करो कुछ अरसे के लिए स्ट्रीट पर जाकर रह लो और उसके बाद देख लो कि तुम वो लाइफ बियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर वो लाइफ डील कर सकते हो तो फिर गो फॉर इट, तो पहले तजुर्बा कर लो। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल सलूशन देते थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्टोइसिज्म ने का जिक्र किया इन्होंने इस अपना हमारे एलन डी बॉटम ने। इसी तरह एक और थॉमस एक्विना का जिक्र किया, यानी मिडिवल दौर की फ़िलासफ़ी जितनी भी थी, चाहे हमारे ईस्ट में आई और चाहे हमारे वेस्ट में आई, बाद के दौर में यानी 15वीं सदी में तो सारी फ़िलासफ़ी को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया था। हमारे मॉडर्न फ़िलासफ़र्स ने उन्होंने कहा था कि साहब जहाँ जहाँ फेथ आया वो फ़िलासफ़ी नहीं है, क्योंकि फ़िलासफ़ी का मतलब ही रैशनलिज्म है, थिंकिंग है, लॉजिक है, और वहाँ पर किसी किस्म का कोई अंधा ईमान नहीं चलेगा, किसी किस्म का कोई किसी का दिया हुआ नहीं चलेगा, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो थॉमस एक्विना जो हैं मिडिवल फ़िलासफ़र हैं, मजहबी फ़िलासफ़र हैं क्रिश्चियनिटी के, मगर इसलिए मुझे अच्छे लगे कि ये भी शामिल थे इन ग्रेट थिंकर्स में, क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने इग्नोर नहीं किया सेकुलर फ़िक्र को, उन्होंने रैशनलिज्म को इग्नोर नहीं किया। मजहबी फ़िलासफ़र होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक रिकन्साइलेशन होनी चाहिए, एक बीच में ब्रिज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये असल में 2 लॉ से मिलकर बनी है। हमारे थॉमस एक्विना कहते हैं, वो कहते हैं एक इटर्नल लॉ है और एक नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ जो है उसके लिए हमें लॉजिक चाहिए, रैशनलिज्म चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड चाहिए, थिंकिंग का पूरा प्रोसेस चाहिए, जबकि इटर्नल लॉ जो है वो उसके लिए हमें फेथ चाहिए। तो यूँ इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट किया। अच्छा, इसी तरह से एडम स्मिथ को उन्होंने शामिल किया। एडम स्मिथ आपको पता है 18वीं सेंचुरी के स्कॉटिश फ़िलासफ़र है, जिनकी वजह से आज सारी दुनिया कैपिटलाइज हो चुकी है, सारी दुनिया में सरमायादाना निज़ाम फैल चुका है। तो एडम स्मिथ ने सिर्फ ये बात नहीं की थी कि साहब सरमायादाना निज़ाम है, दैट्स अबाउट इट, नहीं,
ऐसा नहीं, उनको पता था कि एक दौर ऐसा आएगा कि उस ज़माने में इस पर सवाल उठेगा कि कौन सी चीज़ की क्या स्पेशलिटी है, किस काम की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि गूगल क्या काम करता है, तो मैं भी सर्च हो जाता करता है क्या है गूगल, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है। तो कहने का मतलब ये कि उनका कहना था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कनेक्शन ज़रूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताए कि तुम्हारी स्पेशलिटी की वजह से ये इदारा चल रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उस एप्रिसिएशन के बगैर इदारा नहीं चलेगा, वरना एक तरह की बेजारगी डेवलप हो जाएगी और लोग काम से दूर भाग जाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं चलेगा, उनको उसकी एप्रिसिएशन देनी पड़ेगी। या फिर अगर ब्लेंड करना पड़ा तो सोशलिज्म को ब्लेंड कर लीजिए तो कैपिटलिज्म के अंदर, ताकि एक नई शक्ल बन जाए। देखिए आज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर भी कैपिटलिज्म है, मगर वो ब्लेंडेड है, वो सोशलिज्म के साथ मिला। कनाडा में भी यही हाल है और यहाँ पर भी फल फूल रहा है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर से आपने ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट निकाल लिया और इस तरह से कैपिटलिज्म को भी सिक्योर कर लिया और सोशलिज्म के जो अच्छी चीज़ें थी उनको यूटिलाइज भी कर लिया। तो प्योरली कैपिटलिज्म या प्योरली कम्युनिज्म दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक ब्लेंडेड सिचुएशन। दैट्स वाई मुझे वो किताब जिसको हम जिक्र करने वाले हैं ना, फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजरस सिचुएशन, वो अच्छी लगी। देयर इज अ ब्लेंडेड सिचुएशन बिटवीन एंशिएंट फिलॉसफी एंड द मॉडर्न फिलॉसफी। अच्छा, बैक टू दिस, मार्गरेट मीड एक खातून है, उसका जिक्र किया इन्होंने। मार्गरेट मीड जो है वो 1928 की हैं। इन्होंने बात की कि बहुत सारी सेक्चुअलिटी के अंदर बिल्कुल एक अलग बात थी जेंडर के हवाले से, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो टैबूज हैं हमारे मॉडर्न दुनिया के अंदर, वेस्टर्न दुनिया में भी, ईस्टर्न दुनिया में तो है ही हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं। लाइक एक ट्राइब है सेमुआ के नाम से, वहाँ पर जो कबाइल है वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ बहुत कम उम्र में बहुत सी बातें जान जाते हैं और उनको बिल्कुल ही ओपनली डिस्कस करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, और वो टैबू नहीं बन पाती हैं, तो एंग्जाइटी भी नहीं बन पाता, वो स्ट्रेस भी नहीं बन पाता है, वो साइकोलॉजिकल इशू भी नहीं बन पाता है। लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक सेक्स से और जेंडर से है, साइकोलॉजिकल इशूज़ का, वो सारी रिजॉल्व हो जाती है इन ट्राइब्स के अंदर। क्यों? इसलिए कि वो ओपन डायलॉग है। तो वो उसको उन्होंने इथिक्स का हिस्सा ही नहीं बनने दिया, उसको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा है। अच्छा, इसी तरह से ओल्ड फिलॉसफी के अंदर लाओज़ू की बात की। लाओज़ू की वही वाली बात आपको याद होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि लाओज़ू जो है उन्होंने डाओडी जंग किताब लिखी थी, 500 क़ब्ल मसीह की बात है ये। उसमें भी उन्होंने कहा कि नेचर के साथ शामिल हो जाओ, नेचर के साथ शामिल हो जाओगे, लाइफ की स्वीटनेस मेंटेन रहेगी और ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी, मीठी रहेगी। बाहर से क्याओस नज़र आता है, जैसे लहरें हवा में पानी की नज़र आती है ज़ोर ज़ोर से, अंदर समंदर में जाओ, से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। मतलब वो जानते हैं जो बिल्कुल इसी तरह से विनेगर से तशबीह दी थी कि ये विनेगर जो है ना, ये स्वीट है, बशर्ते कि यू नीड टू बी मोर क्लोज टू नेचर, नेचर से दूर मत जाओ, नेचर के जितना करीब रहोगे उतना अच्छा है। हालांकि बुद्धा ने उसी विनेगर को बिटर कहा था लाइफ के। क्यों? इसलिए कि वो सफरिंग को कंसीडर करते, कहते कि सफरिंग है लाइफ, इससे मुक्ति हासिल कर लो, कर्मा। तीसरी तरफ जो है वो हमारे जो कन्फ्यूशस थे, उन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो इट्स मोर लाइक विनेगर, जो है ये लाइफ का जो है वो सोर है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने करप्शन देखी थी, उन्होंने कहा था कि यार इंसान करप्ट हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि, तो आई मीन ये फिलॉसफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी कंसीडर करना चाहिए। और एक अलग तरीके से उन्होंने सोल्यूशन दिया लाइफ की मिजरीज़ का। बिल्कुल ऐसी एक नाम जेन जैकब का भी पढ़ा मैंने 1950-1960 के दरमियान। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी बिल्कुल एक अलग बात की थी। इन्होंने कहा था कि देखें साहब, ज़िंदगी जो है वो शहरों में मत खींचिए, जगह जगह फ्लैट्स पे फ्लैट्स बनते चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप ऐसा करें, शहरों को एक्सटेंड करें टूवर्ड्स द अर्बन टू रूरल एरिया, जितना ज़्यादा हो सकता है नेचुरली होंगे। लेकिन जो शहर बन चुके हैं उनमें ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर लोग बैठकर आपस में बात करें, जहाँ पर डांसिंग एरियाज़ हों, एक इकोसिस्टम डेवलप करें जिसके अंदर लोगों को रिलीफ मिले। लंच में, ब्रेकफास्ट में, आफ्टर दैट वो आपस में बैठ के कोलैबोरेट करें, डिस्कस करें, कैफ़े हों खूब सारे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं शहर में हो, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है शहर के लिए। डांसिंग क्लब्स हों, डांस कर रहे हों लोग, डांस इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल लाइफ, सिंगिंग इज़ द नॉर्मल लाइफ। जब तक आप ये नहीं करेंगे ज़िंदगी डेवलप नहीं होगी, जब ज़िंदगी डेवलप नहीं होगी तो कुछ नहीं। ये सारे सेकुलर हैं, आप गौर करिए, हर जो इसके अंदर आपको स्कॉलर मिल रहा है ना, दे आर ऑल सेकुलर, कि आपको बता रहे मीन्स लाइफ के, और बहुत सॉलिड मीन्स हैं। इसी तरह से जैन ऑस्टिन का भी जिक्र था। जैन ऑस्टिन ने बिल्कुल लाइफ के, जो मैरिटल लाइफ के हवाले से बात की थी, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैरिटल लाइफ के अंदर कनेक्शन रहे, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रहे, ये जो पूरा आपने इदारा क्रिएट किया है, उसके अंदर मियाँ बीवी को एक दूसरे को पढ़ाना चाहिए। ये कितनी अजीब बात है, लगती है मुख्तलिफ, लेकिन है
कि साहब चूँकि पढ़ा तालीम है तो फॉर एग्जांपल अगर किसी साहब को खाना पकाना नहीं आता है तो बीवी खाना पकाना सिखाए, या अगर किसी बीवी को जो है वो सिंगिंग नहीं आती तो शौहर गाना आता है उसको तो गाना सिखाए। तो एक दूसरे को अगर आप एजुकेट करेंगे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, फाइन आर्ट हो या स्पेसिफिक फील्ड हो, तो वो एक अपना उसका एक इम्प्रेशन डेवलप होगा और उससे एक अलग तरह का एक कनेक्शन डेवलप होगा और वो मैरिटल लाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो यूँ इन्होंने एक अलग तरह की चीज़ दी और ये तो वो फ़िलासफ़र्स थे जो एलन डी बॉटम की किताब में है, उन फ़िलासफ़र्स का तज़किरा है कि साहब जिन्होंने दुनिया के अंदर एक सोचने का नया अंदाज़ दिया जो विच वॉज टोटली न्यू और टोटली सेकुलर और डिफरेंट, और उसके मीनिंग्स बड़े स्ट्रॉन्ग और उसने दुनिया को चेंज भी किया। मैं आता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और उसके बाद फिर हम अपनी किताब पे आ जाते हैं। फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजर सिचुएशन, जूल्स एवन की किताब है। इसके अंदर 8 मेजर की हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि किताब आप सुनेंगे, आप बाद में आप इसको पढ़ेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मेराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन, पाकिस्तान का पहला अस्पताल जहां सेहत की तमाम तर बीमारियों के इलाज का मशवरा बिना किसी मुआवजे या डोनेशन के किया जाता है। इस फलाही इदारे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद आपके घर पहुंचकर आपकी मदद कर रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन की महज एक क्लिक से आपको दुनिया के उन आला तरीन डॉक्टर्स की टीम से मिला देता है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर आप डॉक्टर से मुतमईन नहीं, अगर आपका मरीज अस्पताल में एडमिट है, अगर आपके मरीज की सर्जरी होने वाली है या आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल के एक्सपर्ट स्टाफ की टीम से फ्री राय ले सकते हैं। यही नहीं, मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पर मौजूद हेल्थ लिंक्स और मुस्तकिल चलने वाली एजुकेशनल वीडियोस आपको सेहत के मुतालिक नित नई होने वाली रिसर्च से भी अपडेट करते रहते हैं। खिदमत के एक नए जज्बे के साथ सारी इंसानियत के लिए। मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन। माहनामा दुनियाए अदब, उर्दू अदब का मोतबर तरीन मशहूर व मारूफ रिसाला, 3 दहाइयों से मुस्तकिल अदब की खिदमत में मसरूफ, 325 से ज्यादा दिलावेज, दिलनशीन, दीदा ज़ेब और दिल फरेब शुमारे, नुमाइंदा अदबी शख्सियात, तकरीकात, तबसरे, तज्जिए और अदबी दुनिया की महफिलों और मजलिसों से सजा हुआ नई और पुरानी नस्ल का बैकपैक पसंदीदा अदबी रिसाला, क्योंकि जो कुछ अदब में है दुनियाए अदब में है। अपना शुमारा आज ही बुक कराएं। मुदीर आला डॉक्टर औजे कमा, फोन नंबर 0300-279-7271। माहनामा दुनियाए अदब। वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, अब हमने बात तो कर ली एलन डी बॉटम की किताब जो ग्रेट फिलोसफर्स के हवाले से थी, तो कई चीज़ें रिव्यू हो गई। अब हम ज़रा आ जाते हैं अपनी असल किताब पे, फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजर सिचुएशन, जो जूल्स एवन की किताब है। इसमें 8 मेजर की पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं मेजर पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट ये है कि एंशिएंट फिलोसफी एंड द मॉडर्न साइंस ऑफ हैप्पीनेस यूज़ मैनी ऑफ द सेम प्रिंसिपल्स। यानी वही बुनियादी बात है कि साहब एंशिएंट फिलोसफी जो अब तक यूटिलाइज हुई है उसके और मॉडर्न फिलोसफी जो है उनके अंदर वही सेम प्रिंसिपल से यूज़ हुए हैं। यानी आज अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं जो साइंटिफिक बेस साइकोथेरेपी की बात करते हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स वही है जो एंशिएंट दौर के अंदर स्टोइसिज्म में मौजूद थे, जो बड़ी सेकुलर फिलोसफी थी। यानी जो प्रॉब्लम आती है इंसानों की ज़िंदगी में वो असल में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तब्दीली की वजह से नहीं आती है, क्योंकि थिंग्स तो सेम ही रहती हैं। असल में तो चेंज आता है मिस इंटरप्रिटेशन का, कि आप उस
प्रॉब्लम को, जो एक इशू आया आपकी लाइफ में, उसको आपने उसको इंटरप्रेट सही नहीं किया, तो उसको चेंज करना होगा। यही वो पॉइंट था हमारी जो कॉग्निटिव थेरेपी के जो फाउंडर हैं एल्बर्ट एलिस, उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। यानी एपिस्टेटस ने जुमला कहा था कि मैन आर नॉट डिस्टर्ब बाई थिंग्स बट बाई द ओपिनियन अबाउट दैम। असल में ओपिनियन है जो ट्रबल कर रहा है, थिंग्स तो वही रहती हैं, इवेंट्स तो आएंगे ज़िंदगी में। तो स्ट्राइक की फ़िलासफ़ी को इसी मेजर पॉइंट को यूज़ किया एल्बर्ट एलिस ने आज के मॉडर्न दौर में, और एक पूरी एक नई कॉग्निटिव थेरेपी क्रिएट कर दी और ABC का मॉडल डेवलप किया। A का मतलब ये था कि एक एक्टिवेटिंग इवेंट आएगा ही आएगा। B का मतलब ये था कि उसकी इंटरप्रिटेशन यानी बिलीव जो है वो डेवलप होगी। अगर वो इंटरप्रिटेशन सही नहीं होगी तो C फॉर कंसिक्वेंसेस यानी इमोशनल कंसिक्वेंसेस जो बनेंगे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हमें B पर जोर देना पड़ेगा और उसकी इंटरप्रिटेशन को सही करना पड़ेगा। अगर वो सही होगा तो कंसिक्वेंसेस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। यही वो बुनियादी पॉइंट है जो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर यूटिलाइज होती है। इसी के बेसिस के ऊपर यानी स्टोइसिज्म ने ही ये फ़िलासफ़ी दी थी 300 साल क़ब्ल मसीह में कि साहब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी, उनको आप एम्ब्रेस कर लें और उनको उतना ही वज़न दें जितना कि आप ज़िंदगी के अच्छे इवेंट को देते हैं। बिल्कुल ऐसे बुरे इवेंट भी आते हैं, और फिर उसके बाद माइंड को प्रिपेयर करें, ट्रेन करें और उसको सही करने की कोशिश करें। ये इंपॉर्टेंट बात थी इस पॉइंट के अंदर। एक और बात भी थी, एरॉन बेक ये भी फाउंडर थे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के, जो कि एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेसेस को जो आजकल हम रिजॉल्व करते हैं साइकोथेरेपी से, कॉग्निटिव थेरेपी से। उनके स्टूडेंट थे एरॉन बेक के, उनका नाम था सेलिगमैन। सेलिगमैन ने क्या किया था, उन्होंने अरस्तू से फैज़ उठाया था। अरस्तू ने कहा था कि अगर लाइफ को फ्लोरिश करना चाहते हो तो इंगेज हो जाओ अपने जो तुम्हारी हाईएस्ट ड्राइव्स हैं उनको इंगेज करो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ को हासिल करने में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहे हैं कि जो भी तुम किसी भी किस्म का जो तुम्हारा पैशन है उसमें आर्टिस्टिक मास्टरी हासिल करने की कोशिश करो। अरस्तू ये कहते थे अगर लाइफ के प्लेजर को हासिल करना है तो आर्टिस्टिक मास्टरी का मतलब क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम सिंगर हो, तुम बेस्ट सिंगर बनने की कोशिश करो, अच्छा से अच्छा सिंगिंग करने की कोशिश करो। या फिर अगर तुम राइटर हो तो अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करो। अगर तुम डॉक्टर हो तो अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। यानी आर्किटेक्चर हो, जिस सब्जेक्ट में तुम हो उसके बेस्ट को तुम गेन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी और तुम्हें लाइफ की हैप्पीनेस मिल जाएगी। ये अरस्तू का ख्याल था। इसी ख्याल को सेलिगमैन ने, जो कि एरॉन बेक के शागिर्द थे, उन्होंने यूटिलाइज़ किया और कहा कि अगर तुम हैप्पी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उसको शामिल कर लिया और कहा कि अगर तुम हैप्पी होना चाहते हो या ज़िंदगी के फ्लोरिशिंग में को हासिल करना चाहते हो तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ करके एक नई थ्योरी दी थी, वो थी पॉजिटिव साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो अरस्तू से ही इंस्पायर्ड होकर उन्होंने क्रिएट की थी। तो ये एक पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट कि एंशिएंट फिलॉसफी हो या मॉडर्न फिलॉसफी हो इस किताब में, कि ये दोनों के दोनों बेसिक प्रिंसिपल्स सेम ही हैं, इनमें कुछ चेंज नहीं आया। अच्छा, दूसरा पॉइंट पर आ जाइए अब आप। जो की पॉइंट है इस किताब का वो है एंशिएंट फिलॉसफी इज़ मोर डीपली इन्वॉल्व इन सोसाइटी, लाइफ एंड द यूनिवर्स देन द साइंस ऑफ वेलबींग। यानी बेसिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो सेम है एंशिएंट फिलॉसफी के और मॉडर्न दौर के, लेकिन एक फ़र्क बड़ा मौजूद है कि एंशिएंट दौर में फ़िलॉसफी जो थी उसकी एक्सटेंशन ज़्यादा थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडिविजुअल में ही नहीं थी इन्वॉल्व, बल्कि पूरी सोसाइटी में, पूरे लाइफ के बड़े प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर, उसके पूरे के पूरे डायमेंशंस के अंदर, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, सब में इन्वॉल्व थे। तो उसके डायनेमिक्स ज़्यादा थे एंशिएंट फिलॉसफी के, अब लिमिटेड हो गए। वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ले लीजिए, ये जिसके ज़रिए से आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह ट्रीट करते हैं डायलॉग्स के ज़रिए से और मिसकंसेप्शन को दूर करके, 16 वीक की थेरेपी होती है। 16 हफ्ते के अंदर आमतौर पर मरीज़ ठीक हो जाता है। मतलब मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ख्याल है कि 16 वीक की थेरेपी होती है। लेकिन जो एंशिएंट थेरेपी थी, जो एंशिएंट फिलॉसफी थी, उसके बारे में ये था कॉन्सेप्ट कि उसको आप लाइफ लॉन्ग शामिल करेंगे और नॉट ओनली फॉर योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम बल्कि फॉर द होल इशू ऑफ द लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल स्लेवरी का मसला है या पॉवर्टी का मसला है या इस किस्म में कोई भी एंग्विश, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आ रही है, उसमें वो फिलॉसफी को यूटिलाइज़ करते थे। उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे अरस्तू ने, और उसको यूटिलाइज़ करते थे ना। दैट्स काइंड ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल अरस्तू की बात आई या प्लेटो ने दिया था फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट। कितना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था फिलॉसफी का कि साहब जिस आदमी के पास सबसे ज़्यादा विजडम होगी वही स्टेट का किंग होगा। इट्स वेरी पॉलिटिकल कि भाई जब जिसके पास सबसे ज़्यादा विजडम है वही राज करे, वही मुमलिकत को चलाए। उससे कम जहन के लोग किस तरह मुमलिकत को चला सकते हैं?
तो दैट्स हाउ इट इज़। तो वो बड़ा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के लिए। या स्टोइक बिलीव करते थे, देखें आप कितना उनका कितना बड़ा कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स जो है ना वो पूरी प्रोग्राम हुई है रेशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। रेशनैलिटी के बगैर, ये पूरी इंटेलिजेंस के बगैर ये पूरी की पूरी कायनात चल ही नहीं सकती। तो वो कहते थे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर लाजिम है कि वो रैशनल अंदाज में सोचे ताकि वो उसके साथ इंटीग्रेट कर सके। वो इस पर बिलीव नहीं करते थे कि इसका कोई बैठा हुआ डिवाइन है, नहीं, बड़ा सेकुलर कॉन्सेप्ट था। या एपिक्यूरस की बात की, एपिक्यूरस का भी दौर वही है अपने क़ब्ल मसीह का। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि बड़ी मटीरियलिस्टिक लाइफ है। मटीरियलिस्टिक लाइफ होने के नाते ज़िंदगी कुछ अरसे के लिए मिलती है, तो कुछ अरसे के लिए आप उसके अंदर से बेस्ट लाइफ को हासिल कर लें, एंजॉय कर लें। देयर इज़ नथिंग कमिंग आफ्टर द लाइफ, देयर इज़ नथिंग कमिंग बिफोर द लाइफ। द बेस्ट पार्ट है उसको एंजॉय कर लें। तो ये हज़ारों साल क़ब्ल मसीह एपिक्यूरियस फ़िलासफ़ी थी जो इस तरह की बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलासफ़ी जो है उसके स्ट्रक्चर मुख्तलिफ थे। ये दूसरा पॉइंट था इस किताब का कि पहला पॉइंट ये कि फ़ंडामेंटल रूल्स आपको एक जैसे मिलते हैं एंशिएंट फ़िलासफ़ी के और आज की फ़िलासफ़ी के मॉडर्न दौर में जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन मुख्तलिफ भी है कि वो ज़्यादा फैली हुई थी। वो पॉलिटिकल और यूनिवर्सल और डिवाइन और तमाम तस्वुरात में आपको फ़िलासफ़ी नज़र आती है, जबकि आज हमें वो इंडिविजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव है तो खाली क्लिनिकल रूम तक सिमट गई है और बिहेवियर को कवर करने में लगी हुई है कि साहब बिहेवियर बेहतर हो जाए। ये डिफरेंसेस है। तीसरा आइडिया क्या था साहब इस किताब का? तीसरा आइडिया ये है, द स्टोइक टीचेस अस द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, the daily training of our mind and the acceptance of reality as it is। अब ये स्टोइक की पूरी फिलॉसफी मौजूद थी कि साहब स्टोइसिज्म कहता है कि साहब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, वही वाली बात कि सब चैलेंजेस भरे होंगे सोच, लेकिन उन तमाम चीज़ों का हल हो सकता है। उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए बुनियादी एक शर्त यह है कि डेली ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसकी बुनियादी शर्त यह है कि आप उन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें एज इट इज़ कमिंग देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैम, और उसके बाद उसको डील करें। इसी तरह से ही उन हार्डशिप से निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शायद पहले भी बात हुई थी कि साहब अगर फ़र्ज़ करें किसी साहब की जॉब छूट जाती है तो जॉब छूटेगी जिस तरह जॉब मिली थी, जिस तरह जॉब मिलना आपके लिए आप समझ रहे थे कि वो आपका एक हक़ है, बिल्कुल वैसी जॉब छूट जाना भी आपका हक़ है। ये दोनों रियलिटीज़ हैं। उसके लिए अगर आप सोसाइटी को या इकोनॉमिकल सिस्टम को या पूरे के पूरे क्राइसिस को इल्ज़ाम देंगे और उसके बाद डिप्रेस हो जाएंगे, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप इस बात को पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिस तरह जॉब का मिलना ज़रूरी था उस तरह जॉब का ना मिलना भी ज़रूरी था। ये दोनों के दोनों बिल्कुल बैलेंस मामलात हैं, इसमें कुछ नया या अछूता नहीं हुआ। तो स्टोइक्स ये कहते थे कि आप रियलिस्टिक होकर उस मसले को सॉल्व करें। इसी तरह और आगे अगर हम चलें तो नेक्स्ट की पॉइंट जो था वो एपिक्यूरियस का भी था कि साहब चौथा पॉइंट है कि एपिक्यूरियंस टीच अस टू सेवर प्लेजर, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड अलाउ आवर सेल्फ टू बी हैप्पी। यानी एपिक्यूरियंस फिलॉसफी तो ये थी क्योंकि वही वाली बात मटेरियलिस्टिक उनका थिंकिंग प्रोसेस था कि साहब ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट गुजर गया, दैट्स अ डेड नाउ। फ्यूचर ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर आपका खुश है तो फ्यूचर ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। यानी यू डोंट हैव टू, ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी पैसा जमा कर रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं मैं वेनिस जाऊँगा और वहाँ पर जो है वो बुढ़ापे में जो है वो इन्जॉय करूँगा। बुढ़ापे में आप वहाँ जाके कश्ती में सोएंगे अपनी बेगम के साथ या अपने लवर के साथ, इसलिए कि वो टाइम नहीं है। अगर आप अपना सारा प्रेजेंट जो है वो पैसे जमा करने में लगा देंगे तो फिर हैप्पीनेस कहाँ पे मिलेगी आपको? हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि आप आज जो इस सिचुएशन में इसको मैक्सिमम एंजॉय कर लें। फ्यूचर का आपको नहीं पता क्योंकि आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। अच्छा, एपिक्यूरियस फिलॉसफी के हवाले से एक बात करता चलो कि इसके हवाले से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो ये कह रहे हैं कि प्लेजर करो, प्लेजर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि प्लेजर का मतलब ये है कि साहब वाइन होनी चाहिए, वुमनाइजिंग होनी चाहिए और बस ज़िंदगी फ़न में गुजरनी चाहिए। दिस इज़ नॉट व्हाट द फिलॉसफी वाज। हमारे जो ये एपिक्यूरियस थे, एपिक्यूरियंस फिलॉसफी ये नहीं थी। एपिक्यूरियंस कह रहे थे कि रैशनैलिटी, कि आप उनके लिए उन्होंने ख़ास लफ्ज़ यूज़ किया है, ये एपिक्यूरियन हेडोनिज़म। एपिक्यूरियन हेडोनिज़म का मतलब ये है कि रैशनैलिटी से प्लेजर मिलेगा आपको, यानी बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म प्लेजर के डिफरेंस को समझें आप। फॉर एग्जांपल मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, अब मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट टर्म तो मुझे इसको प्लेजर मिल रहा है मगर लॉन्ग टर्म मुझे लंग कैंसर मिल रहा है। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। ये है वो प्लेजर जिसको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस लेवल के ऊपर इस डिफरेंस को समझ जाएं कि लॉन्ग टर्म प्लेजर और शॉर्ट टर्म प्लेजर के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं।
तो ज़िंदगी में मगर मैक्सिमम खुशी हासिल करें, प्रेजेंट मोमेंट को जितना मैक्सिमम हो सकता है इंजॉय करें। ये इस पॉइंट की बात है हमारी एपिक्यूरस फिलॉसफी की। उसके बाद का जो अलग पॉइंट, एक और पॉइंट था, वो था द पाइथागोरस, यानी फिथागोरस जिसे हम पढ़ते थे हाई स्कूल में। पाइथागोरस एडुकेट डिस्टेंसिंग योर सेल्फ from your daily troubles and using mantras to change irrational belief। देखिए साहब, अब पाइथागोरस क्या कह रहा है। पाइथागोरस जो है ना, मंत्रास का मतलब क्या है पहले तो ये याद रखिए। मंत्रास वही है, वो ओम साउंड जो आती है हिंदुइज्म के अंदर या बुद्धाइज्म के अंदर, आप देखते हैं वो सब कहते हैं मेडिटेशन में चले जाओ, या इस्लाम में कहते हैं वो एतिकाफ में बैठ जाओ, यानी खुदा से अपने आप को जोड़ लो। ये वो मंत्रास हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पाइथागोरियंस एडुकेट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाओ। देखिए आप डिस्टेंस पे चले गए ना, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप एतिकाफ़ में बैठ गए तो आप डिस्टेंस से चले गए, आप लाइफ से दूर हो गए। अब आप अपने अपने मसाइल की असेसमेंट करें। डिस्टेंसिंग से मसले का सोल्यूशन नज़र आता है। ये वही बात है कि अगर आप अपने सैयारे को की पिक्चर देखें, कहाँ से देखें, स्पेस से देखें। अब आप देखें, आप सिर्फ एक लाइट के फ्लैश की शक्ल में नज़र आएंगे। उस फ्लैशिंग के अंदर आप बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे, एक छोटे से कमरे के अंदर यहाँ बुलंद अक़वाल बैठे हुए डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर कह रहे हैं मैं अपने आप को मार लूँगा, मेरे मसले हल नहीं होंगे। थिंक अबाउट इट, कितना वो प्रॉब्लम इनसिग्निफिकेंट है और ये पर्सन कितना इनसिग्निफिकेंट है अगर आप उसको डिस्टेंसिंग से देखें तो। ये डिस्टेंसिंग का पूरा एक कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर यूटिलाइजेशन है। क्या इस तरह से वो क्या करते हैं सीबीटी के अंदर, यानी आज के मॉडर्न दौर के अंदर, और इसको उन्होंने पाइथागोरस से परसीव किया है। सीबीटी के अंदर भी ये मेमोराइज्ड प्रिसेप्ट्स यूटिलाइज करते हैं टू एलिविएट द मेंटल इश्यूज। किस तरह से, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा इशू आता है एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, तो वो कहते हैं कि इस किस्म के मेमोराइजिंग जिसे कहते हैं मेमोराइज मैक्सिम्स को यूटिलाइज किया जाए, कि कहा जाए कि यू नो यू डिज़र्व अ बेटर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है छोटा सा, यू डिज़र्व टू बी हैप्पी, तो दैट्स हाउ यू कैन ओवरकम योर बैड, जितने भी तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं उसको ओवरकम कर सकते हो, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कम कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू सी यू फ्रॉम डिस्टेंस। तो इस तरह की मेमोराइज प्रिसेप्ट्स को इन्होंने यूटिलाइज करें और लाइफ को, ये सारा प्रोसेस कहाँ से आया, ये पाइथागोरस से आया। उन्होंने भी यही कहा था, उन्होंने कहा था कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ डिस्टेंस, चाहे वो एटर्नली लाइक मेटाफिजिकली, चाहे वो फिजिकली। डिस्टेंसिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू सी योर प्रॉब्लम। अगर डिस्टेंसिंग नहीं करोगे, उसी में इनगल्फ रहोगे, उसी में फंसे रहोगे, अपना नुकसान कर लोगे। ये देखिए बड़ा इसका सेकुलर सोल्यूशन है। एक और देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटार्च शोज अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल मॉडल। प्लूटार्च भी जो है वो हमारे एंशिएंट फिलोसफर हैं। प्लूटार्च कहते थे कि रोल मॉडलिंग बहुत अहम है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स का डेली एक्टिविटी जो है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होगी, उसके बाद उन्हें माँ बाप को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही माँ बाप गलत काम कर रहे होंगे, उसके बाद वो लाख अच्छे काम के लिए कहेंगे तो बच्चे अच्छे काम नहीं करेंगे। सिर्फ उनका रोल मॉडल होना ही काफ़ी है। तो वो कहते हैं बहुत से लोग ज़िंदगी भर इमिटेट करते हैं। आपका कोई ना कोई स्टार और कोई स्कॉलर और कोई ना कोई आपका होता है मॉडल, आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, आप उस जैसा होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट दौर में भी होता था। एंशिएंट दौर में भी प्लूटार्च कहते हैं कि उस ज़माने में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट है या सीजर है, उसको फॉलो करते थे लोग कि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, इनको फॉलो करें और उसकी तरह बनने की कोशिश करें, तो उससे लाइफ बेहतर हो जाती है। तो इमिटेशन को या फॉलो करने को, किसी बड़े कैरेक्टर को इन्होंने मना नहीं किया। रोल मॉडल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी अच्छी चीज़ों का अडॉप्ट करने में, एकोमोडेट करने में फ़ायदा होता है, उससे कैरेक्टर डेवलप होता है और मॉडर्न दुनिया में भी ये चीज़ यूटिलाइज होती है। तो इस तरह से इस पॉइंट के अंदर, यानी लुई फर्नांडिस कुछ नाम था इन साहब का, गैंगस्टर थे, जेल में थे और वहाँ रहकर उन्होंने नेल्सन मंडेला को पढ़ा और अपने इसको पढ़ा, क्या नाम था इनका, मेरे ख्याल में मोसलिनी को पढ़ा। उसके बाद बड़े स्कॉलर्स को जो भी इनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको पढ़ा उन्होंने। उसके बाद जो वो बाहर आया था एजुकेशन के लिए सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट बन गए। पूरा उनका बैकग्राउंड ही चेंज हो गया। तो ये चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट की जो है की आइडिया 7 जो था, जो वो ये था कि साहब अरिस्टोटल टीचर्स अस दैट द गुड लाइफ लाइज इन द कम्युनल कल्टिवेशन ऑफ एक्सीलेंस। वही वाली बात है ये कि अरिस्टो ने कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद होगा यूडोमेनिया का। यूडोमेनिया का कॉन्सेप्ट क्या था? यूडोमेनिया का कॉन्सेप्ट ये था कि साहब कि किस तरह से आप हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो रैशनल कल्टीवेशन है, कि आप अपने इमोशंस को इतना अच्छा कल्टीवेट करें रैशनली कि उससे वर्चूज़, बेस्ट वर्चूज़ डेवलप कर लें।
ये हमारे अरस्तू ने कहा था। उन्होंने एक पूरी की पूरी एक हायरार्की बनाई थी और कहा था कि द मोस्ट एक्सीलेंट एरिया पे अगर तुम जाना चाहते हो तो यू शुड बी अ मोस्ट रैशनलिस्ट। उतना ही ज़्यादा तुम्हें मंतकी होना ज़रूरी है, चीज़ों को लॉजिकली समझना ज़रूरी होगा। जिस लम्हे तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे, यू विल बी द बेस्ट हैप्पीएस्ट सोल होगी ऑफ द अर्थ। ये बात उन्होंने कही थी। तो इसी पॉइंट को इन्होंने यूटिलाइज़ किया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमें डेली लिविंग में हम भूल जाते हैं, हम सुबह होती है, शाम होती है, बखौल कैसे ज़िंदगी तमाम होती है, हमें कुछ नहीं पता होता, दिन गुजर जाता है हमारा। अरस्तू कहते हैं नहीं, यू हैव टू थिंक डेली कि तुम्हें किस लिए डिज़ाइन किया गया था और तुम्हारा एवरी डे तुम्हारा क्या रोल होना चाहिए, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सोसाइटी में तुम्हारा क्या रोल होना चाहिए, क्या चीज़ तुम सोसाइटी को दे सकते हो। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ है, नेचर ने कुछ ना कुछ दिया है, बस तय ही करना है कि तुम क्या दे सकते हो सोसाइटी को। तुम सोसाइटी को दोगे, इन द रिटर्न यू फाइंड हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ। तुम्हें ज़िंदगी में एक काइंड ऑफ लाइक वही हैप्पीनेस है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तो ये एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि एरिस्टोटल टीच अस दैट द गुड लाइफ लाइज इन द कम्युनिवल कल्टिवेशन ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा साहब, उसके बाद ये है द नेक्स्ट, मेरा ख्याल लास्ट वन है कि अच्छा एक और बात भी करता चलो इसके अंदर कि अरस्तू ने ये भी नहीं कहा कि साहब एक्सट्रीम का मतलब ये कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे तक चले जाए बिल्कुल ही। और फॉर एग्जांपल कई एक वर्च्यूज़ हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया था, करेज है, जस्टिस है, विजडम है। तो करेज का मतलब ये नहीं है कि बस ना बंदादुन लिया और कुएं में कूद गए, नहीं, ऐसा नहीं है। करेज का मतलब ये है कि यू नीड टू नो द बैलेंस बिटवीन टू, यू नीड टू नो द बैलेंस बिटवीन टू, यानी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर लड़ना है और कहाँ पर नहीं लड़ना। जहाँ पर नहीं लड़ना है वो बहादुरी से ज़्यादा ताकतवर काम है, वो आपको पता होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि बुज़दिली नहीं दिखानी है, ये ठीक है, इसका मतलब बुज़दिली नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है और किस वक्त लड़ना है। तो वो जो बैलेंस है ना, ये अरस्तू कह रहा है सीखें आप। ये नहीं कह रहा है कि आप ब्लाइंडली कूद जाए, ये नहीं कह रहा है कि आप बुज़दिल हो जाए। करेज का मतलब वो बैलेंस है जो बिटवीन द टू एक्सट्रीम है, जो मॉडरेशन है, वो उसकी बात कर रहा है। और मॉडर्न जो दुनिया है वही। अच्छा लास्ट पॉइंट जो है ना, वो इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट कैन अप्लाई द साइंस ऑफ वेल बीइंग टू सोसाइटी एज अ होल, बट इन द एंड इट्स अप टू यू, यानी अप टू अस। इट मीन्स के गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल फिर कई मिसालें दी इन्होंने बताया कि साहब फॉर एग्जांपल अभी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने कोई 600 जो है वो CBT थेरेपिस्ट यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हायर किए और पता नहीं कितने $500 मिलियन उसके ऊपर इन्वेस्ट किया ताकि तमाम स्कूलों के अंदर जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बच्चों में जो इमोशनल इश्यूज आते हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। या फिर अमेरिका में चूँकि जंगें खासी हो रही थी तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को डील करने के लिए जो फ़िलासफ़र थे मार्टिन सेलिगमैन, उनको हायर किया गया और $125 मिलियन का कोई इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके अंदर इस ट्रॉमेटिक इश्यूज़ को शुरू किया। क्योंकि यहाँ तक तो बात समझ में आती है, मगर बाज़ जगह कुछ और भी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी भी आई जिसके अंदर उन्होंने हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करने के लिए, इंग्लैंड में हुआ था एक काम, एक कंपनी बनाई, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई, लेकिन उस कमेटी के अंदर सारे ब्यूरोक्रेट्स तो जमा कर लिए मगर कोई फ़िलासफ़र, कोई आर्टिस्ट जमा नहीं किया। क्योंकि अब वो बेसिक जो लाइफ का जो हैप्पीनेस है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स बहुत मुमकिन है ना बता सकें, इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स का थिंकिंग प्रोसेस और तरह का होता है, आर्टिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस और तरह का होता है, क्योंकि अलग तरह की फ्रीडम होती है और लाइफ फ्रीडम डिमांड करती है, हैप्पीनेस फ्रीडम डिमांड करती है, वो रिस्ट्रिक्शंस या रूल डिमांड नहीं करती, उससे नहीं चलती है हैप्पीनेस। तो वहाँ पर हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट ख़राब हो सकता है। तो यूँ उन्होंने ये बात की थी कि इसको तो ये सब बातें थी इस किताब के अंदर, फिलॉसफी फॉर लाइफ एंड अदर डेंजर सिचुएशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरा ख्याल है इस सिलसिले को यहाँ पर रोकता हूँ। काफ़ी मैं चाहता भी हूँ कि ज़्यादा तेज़ बोल दूँ ताकि चीज़ें सिमट जाएँ और आधे घंटे के अंदर ही जो ना पूरा प्रोग्राम हो जाए किसी तरह से और बात हो जाए। तवील जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी, और मैं नहीं चाहता कि, तो फिर आता हूँ, हाजिर होता हूँ अगले प्रोग्राम में कोई अच्छी सी किताब लेकर, कोई और मुख्तलिफ मौजू लेके। अपना ख्याल रखिएगा।